तो वहीं बहम से विधायक बलराज कुंडू जन जागृति यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के पंचकुला पहुंचने पर हमारे संवाददाता पवन सिवर ने विधायक बलराज कुंडू से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। मंच के संयोजक और महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने नांगल चौधरी यानी दक्षिण हरियाणा से जन जागृति यात्रा शुरू की थी, जो 650 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करते हुए हरियाणा के पंचकुला जिले में पहुंच चुकी है। और अब बलराज कुंडू इस यात्रा को पंचकुला लेकर पहुंचेंगे। पंचकुला में एक बड़ी जनसभा करने की तैयारी की है और इसके बाद राज्यपाल को एक ज्ञापन भी बलराज कुंडू देने जा रहे हैं। तो पूरी यात्रा के दौरान क्या अनुभव रहे हैं और किस तरीके से लोगों का समर्थन बलराज कुंडू को मिला, इस पर बातचीत करेंगे। बलराज कुंडू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप 650 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर अब तक कर चुके हैं और आप अब पंचकुला जिले में आपकी यात्रा पहुंची है। कई जिलों से होते हुए आप यहां तक पहुंचे हैं। जन जागृति यात्रा आपने इसका नाम रखा है। किस मकसद से आपको ये यात्रा शुरू करनी पड़ी हरियाणा में? आज ये यात्रा करने का मकसद, जिस प्रकार के हालात प्रदेश के अंदर आज हो चुके हैं, प्रदेश का हर वर्ग, विशेषकर युवाओं की बात करें तो आज प्रदेश के युवा इतना हताश और निराश है कि उसको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। आज सारी परमानेंट जॉब्स खत्म कर दी सरकार करती जा रही है। कौशल रोजगार निगम ऐसा एक विभाग जिसे युवाओं का शोषण किया जा रहा है, हाईली क्वालिफाइड बच्चों को चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया है। आज युवा इतना हताश और निराश है। सीईटी के लिए मात्र 4 साल में एक बार ही पेपर लिया है। 11.5 लाख बच्चों ने उसमें अप्लाई किया था, 7.5 लाख बच्चों ने उसको पेपर दिया। 3.5 लाख क्वालिफाइंग के नाम पर 50% मार्क्स के 3.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई कर दिया। लेकिन सेकंड पेपर के लिए जो उसमें बाद में जो उसकी नोटिफिकेशन आई, उसमें मात्र 4% के हिसाब से 25 से 30 हज़ार बच्चे ही उसके अंदर बैठ पाएंगे। तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? आज बेरोजगारी का आलम में प्रदेश देश में नंबर 1 पे पहुंच गया है। युवाओं का भविष्य पूर्ण रूप से अंधकार में लग रहा है। तो इसकी चिंता मैंने जो है ना युवाओं में, उनके पेरेंट्स के अंदर वहाँ मेरे से जगह जगह मिले, ऐसे ऐसे युवा मिले जिन्होंने मुझे ज्ञापन दिए। मुझे कहा भाई साहब हम तो पढ़ के क्या करेंगे। पढ़ने की तरफ से जो है ना उनका जो है ना मन हट गया, एडमिशन लेने बंद कर दिए। तो कितना खतरनाक वो घातक है युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। आज हमारे खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन, वो जो देश का नाम रोशन करते हैं, 70% मेडल जो है ना हरियाणा प्रदेश के आते थे। खेलो इंडिया में अब 1 नंबर पर होता था हरियाणा प्रदेश, अब 3रे पायदान पर आ गया है। हमारे प्रदेश की खिलाड़ियों की नर्सरियां ख़त्म कर दी, खेल कोटा ख़त्म कर दिया। ये तो क्लियर कट नजर आता है इस सरकार की मानसिकता हमारे ग्रामीण के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इस प्रकार की नीतियां कर रही है, जो बहुत ही खतरनाक है। उन सब के जो है ना मेरे पास कॉन्टैक्ट आते हैं। मैं नांगल चौधरी से चला था, वहाँ से नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी के किसान बैठे हैं। सरसों की फसल पाड़ की वजह से मिल गई। उससे आगे जो ना जल भराव की समस्या है, कहीं गन्ने के भाव को लेकर, कहीं इधर कुरुक्षेत्र कैथल में इधर आलू का भाव, आलू मात्र जो है ना 1 एकड़ में 15,000 रुपये, 12 से 15,000 रुपये का निकल रहा है आज जो भाव है। 50 पैसे भी भाव नहीं है। और जबकि 1 एकड़ में उसके खर्च जो आता है किसान का वो 40,000 रुपये का है। तो किसान पूर्ण रूप से बर्बाद होता जा रहा है। आज पूरे प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पे, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो है ना सड़कों पे बैठा है। आज क्लरिकल स्टाफ वाले जो अपना मानदेय जो है 35,400 करवाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारे अध्यापक जो है वो काउंसलिंग एजेबिलिटी टीचर 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं। वो बेरोजगारी का आलम है, वो ना तो नौकरी छोड़ सकते हैं जी, लेकिन उनका परिवार जो है ना अस्त व्यस्त होकर वो बिल्कुल बहुत परेशानी हालत में है। कल मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो यमुनानगर के अंदर एक हमारे उधर की भिवानी की एक हमारी बहन जो बस में जाती थी, उसमें चढ़ते हुए भीड़ थी, उसके अंदर जो जा रही थी स्कूल में, वो गिरने से कोमा में है पिछले 10 दिन से। यानी ऐसे मानसिक तनाव में आज हमारा जो ना हर कर्मचारी वो है जो उसको वो क्या जो तनाव के अंदर क्या तो काम करेगा नीतियों के लिए। आज प्रदेश के हमारे सरपंच सड़कों पर बैठे हैं। प्रदेश के बुजुर्ग आज हमारी उनकी पेंशन कटने से आक्रोश गुस्से में है। आज फैमिली आईडी के नाम पर इनकम का जो खेल खेला जा रहा है, गरीबों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। आज प्रदेश का हर वर्ग इतना बदहाल और अपने आप को जो है ना एक असुरक्षित महसूस कर रहा है प्रदेश के अंदर, ये आलम है। और लेकिन जो विधानसभा के अंदर सबसे बुरी बात जो मुझे लगी, इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। विधानसभा के जो हमारे सत्र होते हैं वहाँ मुद्दों में चर्चा नहीं होती। युवाओं की बेरोजगारी कैसे खत्म, उस पर चर्चा नहीं होती। किसान की जो खुशहाली कैसे, उस पर चर्चा नहीं होती।
कर्मचारियों को कैसे वो किया जाए, छोटे कर्मचारी व्यापारी, वहाँ टीका टिप्पणी होती है, शेर व शायरी होती है, और वहाँ जो प्रतिनिधि हैं वो गूंगे बहरे बनकर बैठे रहते हैं। ये सबसे बड़ा जो मुझे पिंच हुआ, दर्द हुआ, मैं लोगों के बीच में उनको बताने के लिए कब तक ये खेल चलाओगे। आप इस माध्यम से जो बात बता रहे हैं कि हर जगह आपको हाहाकार नजर आ रहा है, जैसे आपने कहा कि हर जगह बदहाली है, लोग परेशान है, चाहे कर्मचारी है, चाहे युवा है, चाहे किसान है, आम आदमी जो परेशान है सरकार की नीतियों की वजह से। लेकिन सरकार कह रही है कि पिछले 8 साल में, 8.5 साल में हमने हरियाणा में बदलाव किए हैं। परिवार पहचान पत्र के जरिए हमने हर अंतिम व्यक्ति को जो है वो सरकारी जो मदद उसे मिलनी चाहिए, जो योजना का फायदा मिलना चाहिए, वो हमने दी है। हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ नौकरियां दी है। और अभी 2 दिन पहले ही हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री की, हरियाणा सरकार की पीठ थपथपाई है और ये कहा है कि हरियाणा हर क्षेत्र में आगे निकल रहा है। लेकिन आपके दावे, सरकार के दावे और आपके जो आरोप है उसमें तो बड़ा फर्क है। बिल्कुल यही दुर्भाग्य है। आज हर पेपर लीक हो रहा है। कौन करवाता है पेपर लीक? पिछले 8 साल के अंदर ये विधानसभा में मुद्दा उठा है, हर पेपर लीक हो रहा है। HPSC के अंदर सूटकेस पकड़ी जा रही हैं, फिर भी पारदर्शिता की बात करते हैं। कितने बेशरम लोग हैं, इनको तो वो है ही नहीं। आज गरीब मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ गाँव के अंदर। वहाँ गरीब की जो 5 किलो राशन दे के इन्होंने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाकर उसको वोट के लिए खरीदने का काम किया है। उस गरीब की जो अंत्योदय की बात कर रहे हैं, उस गरीब को उठाने के लिए कौन सा कदम उठा दिया, कौन सी नौकरियां दे दी? आज युवा सड़कों पे बैठा हुआ है, CET के लिए, पुलिस ज्वाइनिंग के लिए, कौशल रोजगार के लिए। कितना बड़ा खेल, और ये लोग इतने सफाई से झूठ बोलते हैं। इस बात को कहने मेरे साथ, मैं कहता हूँ मेरे साथ भेजिए सरकार को, मैं इनको गाँव में लेके जाता हूँ और इनकी असलियत दिखाता हूँ। मैंने, आप मेरी वीडियोस देखिए, जो लोग मुझसे मिल रहे थे, गरीब आदमी रो रहे थे। ये आयुष्मान की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी भरी आयुष्मान के लिए मुझे जो है ना, को 50-60 ऐसे गरीब आदमी मिले, इसके अंदर आयुष्मान को कोई उनको जो है ना, वो कार्ड बनने के बाद भी कोई उनका इलाज नहीं कर रहा है। ये इतना बड़ा खेल इस प्रदेश के अंदर हो रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है। आज मैं दावा करता हूँ, जिस प्रकार का मैं माहौल देख के आया हूँ, आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी का जो हाल होगा, जो ये दो ठगबंधन दोनों जो इनके साथ में जो लुटेरा पार्टी भी आई हुई है, उस लुटेरा पार्टी ने, जिसने भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर वोट ली थी, उस लुटेरा पार्टी की तो खानदान से मैं गारंटी देता हूँ, लुटेरा पार्टी के परिवार से कोई भी आदमी विधानसभा में शक्ल नहीं देखा। मैं दावा करता हूँ इस बात की। जनसेवक मंच जो है वो अपने आप में लोगों के लिए इतना बड़ा विकल्प कैसे बन जाएगा? क्योंकि एक कड़वा सवाल है। आपने पहले राजनीतिक अनुभव आपका भी लंबा है, आपने देखा है कि हरियाणा में विकास पार्टी बनी, हरियाणा में राव इंद्रजीत ने अपना इंसाफ मंच बनाया, कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल परिवार ने अपनी पार्टी हजका बनाई, और विनोद शर्मा जो पूर्व में मंत्री हैं उन्होंने अपनी पार्टी जनचेतना पार्टी बनाई। पार्टियां जो है वो बनी और अब पता नहीं लगा उन पार्टियों का क्या हुआ। आपका मंच जो है वो कैसे विकल्प बन जाएगा लोगों के लिए? लोग कैसे भरोसा कर लेंगे बलराज कुंडू पर? देखिए, आपने जिन पार्टियों का नाम लिया है, वो पार्टियां इस प्रदेश को लूटने के लिए बनी थी, अपना उल्लू सिद्ध करने के लिए बनी थी। मैंने अगर राजभोग भोगना हो तो अभी मेरे को आज भी मिलने को तैयार है, मुझे तो बहुत दिन से ऑफर हैं। लेकिन मैं इस प्रदेश के लिए, इस सिस्टम को बदलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहा हूँ। मैं जब तक युवाओं की भागीदारी, मेरा एजेंडा और उद्देश्य यही है, जब तक उस गरीब किसान मजदूर के, छोटे कर्मचारी व्यापारी के बेटे जो पढ़े लिखे, नई सोच वाले, ऊर्जावान, जो उस तकलीफ और दर्द को समझते हैं, जब तक ऐसे प्रतिनिधि विधानसभा में उनके वकील बनकर नहीं आएंगे, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। अब सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मेरी जन जागृति यात्रा है। व्यवस्था परिवर्तन में बलराज जी ये बताइए कि आपके पास ना कोई बड़ा चेहरा है, ना कोई बड़ा नेता है, बलराज कुंडू चल रहे हैं, जन परिवर्तन या जन जागृति के नाम से आगे बढ़ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। आपने जैसा बताया कि आपसे युवा मिले, आपसे तमाम वर्ग जो वो मिले, लेकिन बिना कोई बड़े नेताओं के, बिना कोई चेहरों के, बिना कोई जो वो आगे के उस जो एक रोड मैप होना चाहिए, उसके बिना कैसे आप ये इस पूरे प्रदेश के बीच में अपने आप को खड़ा कर पाएंगे? बड़ी जनता होती है जी, बड़ा कोई नहीं होता। चौधरी भजनलाल एक बहुत बड़ा, उनसे बड़ा कोई कहते थे PhD है, पता नहीं, आज एक MLA पे आकर बीजेपी के अंदर मर्ज कर गए हैं। चौधरी बंसीलाल का डंका बजता था, आज वो एक MLA के पर आगे खड़े हुए हैं। चौधरी देवीलाल का आधा परिवार जो है आज एक MLA पे आगे खड़ा है, अगला आधा जो है वो अगली बार कहीं पे भी नहीं होगा।
जिनकी आप बात कर रहे हो उन्होंने इस प्रदेश को लूटने के लिए और अपने उल्लू सीधा करने की राजा बनने के लिए लगे। बलराज कुंडू का उद्देश्य इस प्रदेश के को बचाने के लिए, वो पीड़ा और वो दर्द लेकर मैं इस प्रदेश में निकला हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया है। मैं तो नॉन पॉलिटिकल परिवार से हूँ, मेरा कोई अनुभव भी नहीं है, लेकिन मैं उस पीड़ा को समझता हूँ। मैं छोटे से किसान का बेटा हूँ, गाँव में पैदा हुआ, मैंने खेती का हर काम किया हुआ है। मैं उस पीड़ा दर्द को समझते हुए इस प्रदेश के लोगों को जगाने निकला हूँ, इस प्रदेश के युवाओं को जगाने निकला हूँ। इस प्रदेश का भविष्य आज अंधकार में है, वो नशे की तरफ, अपराध की तरफ जा रहा है, उसको बचाना है। तो आपके जो उम्मीदवार के तौर पर जो चेहरे होंगे वो आम लोग होंगे, मतलब लोग होंगे, बड़ी जनता है, बड़ा कोई नहीं होता। जिसको जनता जनार्दन चाहेगी वही बड़ा तो होगा। आपने तय कर लिया कि 2024 के रण में बलराज कुंडू का जन सेवक मंच जो है वो एक पार्टी के तौर पर अपने चेहरे उतारेगा? देखिए, लोगों से चर्चा करके आगे की रणनीति बताई जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए युवाओं को और लोगों को जगाने के लिए इसके लिए तैयार कर रहा हूं और इसके रिजल्ट 2024 में आपको देख लेंगे। ये चिंगारी जन जागृति यात्रा की 2024 में एक ज्वालामुखी बन के फुटेगी। इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपकी यात्रा बिल्कुल अंतिम चरण में, आप प्रदेश की राजधानी में जो है वो दाखिल होने वाले हैं और आप जो है वो एक रैली करके पंचकुला में राज्यपाल को ज्ञापन भी देने वाले हैं। आपकी क्या तैयारी है? आपके अंतिम चरण को लेकर आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं तो चला हुआ हूँ। लोगों को रास्ते में आते आते निमंत्रण दे के आया था कि 18 तारीख को हम वहाँ समापन समारोह करके राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे। प्रदेश की सारी व्यवस्था, सारा जो हाहाकार है उससे अवगत कराएंगे, सरकार से जवाब मांगे और उस हिसाब जा रहे हैं। परसों पता लगेगा लोगों का कितना प्यार रूस में साथ और वहाँ पे आके मिलते हैं, तो आपके सामने ही होगा उस दिन, परसों के कार्यक्रम में। 20 तारीख को हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। आप बजट सत्र में भी ये जो पैदल चलकर आपने जो करीब 650 किलोमीटर तक का सफर तय किया, इसको जारी रखेंगे बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई तक? मैं अपने फ्लैट पे पहुंचूंगा पैदल और 20 तारीख को भी अपने फ्लैट से विधानसभा में पैदल जाऊंगा और वहां भी एक कॉपी मैं विधानसभा अध्यक्ष को पूरे प्रदेश की स्थिति से अवगत कराने के लिए दूंगा। और ये जो तमाम मुद्दे आपने जो इस यात्रा के दौरान आपके सामने आए हैं, इनको आप बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान उठाएंगे? बिल्कुल, ये सारे मुद्दे विधानसभा कार्रवाई के दौरान उठाऊंगा। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू। हमारे साथ निर्दलीय विधायक और जनसेवक मंच के संयोजक बलराज कुंडू थे। बलराज कुंडू कह रहे हैं कि प्रदेश में जहां से भी होकर गुजरे हैं, हाहाकार है, बदहाली है, सरकार के खिलाफ लोगों में रोष है और इसी के चलते 2024 में बड़े बदलाव का दावा बलराज कुंडू कर रहे हैं। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि 18 फरवरी को पंचकुला में एक कार्यक्रम करके इस यात्रा का समापन करेंगे और राज्यपाल को एक ज्ञापन देंगे। इसके अलावा 20 तारीख को जब हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा तो अपने आवास यानी जो चंडीगढ़ में उनका सरकारी फ्लैट है वहां से पैदल चलते हुए हरियाणा विधानसभा में पहुंचेंगे और तमाम जो मुद्दे इस यात्रा के दौरान उनके सामने आए हैं उनको विधानसभा में भी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।